डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का टारगेट प्रीलिम्स 2021 करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज में। यहाँ दिया हुआ है वेबसाइट से आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ये क्वेश्चन है हमारी पॉलिटी से, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों का फटाफट रिविजन चल रहा होगा, प्रीलिम्स नजदीकी है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट नंबर 1 दिया है। स्टेटमेंट पहला बोलता है इंडियाज फेडरलिज्म इज एसिमेट्रिक टाइप ऑफ फेडरलिज्म। बोलता है कि इंडिया की जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल मॉडल हम यूज कर रहे हैं, दैट इज एसिमेट्रिक। यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है। इंडिया का जो फेडरलिज्म वाला जो मॉडल है उसका मेन फीचर जो है वो एसिमेट्री है। सेकंड बोल रहा है कि देखो, इसमें एग्जांपल दिया है कि जब इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी में हम लोग जानते हैं कि सारा पावर जो है वो यूनियन के पास आ जाता है, सेंटर के पास आ जाता है। तो बोला है कि जिस तरीके से जब इमरजेंसी के टाइम में जब सारा पावर यूनियन के पास आ जाता है तो वो एक टाइप से एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का एक उदाहरण है, एक एग्जांपल है। ठीक है, देखो पहला जो स्टेटमेंट दिया है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना वो एसिमेट्रिक टाइप का ही फेडरलिज्म है। इंडिया के फेडरलिज्म को जो क्रिटिसाइज किया गया है वो इसी बेसिस पे किया गया है। तो आपको ये प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान होना चाहिए और आपको ये मेंस के लिए भी पता होना चाहिए कि कई बार आ जाता है कि भाई इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसको क्रिटिसाइज किस बेसिस पे किया गया। दूसरा देखो, बिल्कुल गलत है। ये बात सही है कि इमरजेंसी के टाइम पे ज्यादा पावर जो वो यूनियन के पास आ जाता है, बट दैट इज नॉट अ फीचर ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। दिस इज अ फीचर ऑफ यूनिटरी फीचर ऑफ आवर इंडियन फेडरलिज्म। मतलब ये एक टाइप से यूनिटरी फीचर है। अब ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है? देखो, फेडरलिज्म में ये चीज बोली गई है कि सारे स्टेट जो है वो बराबर होंगे, ठीक है। बट इंडिया के स्पेशल केस में क्या है, आप जैसे देखते होंगे कि पहले हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर वाला जो स्टेट था तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत अधिक पावर थे। और अभी भी अपने नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स हैं और आर्टिकल 360 जो है BCDEFG, कर्नाटक, गोवा, वहाँ पे मणिपुर, फिर अरुणाचल, उनको स्पेशल पावर है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सारे स्टेट्स जो हैं वो इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है और कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो कौन सा करेक्ट हो गया? सेकंड हमारा गलत हो गया, पहला हमारा सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज और करेक्ट। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो इंग्लिश में, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ईट राइट चैलेंज के बारे में दिया है। इसमें बोला है कि FSSAI जो है वो इस ईट राइट चैलेंज को जो है ऑर्गेनाइज कर रही है। दूसरा बोला है कि इस चैलेंज का जो मेन एम है वो एम है कि 2030 तक जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, उसको भारत से खत्म करना है। देखो, ईट राइट चैलेंज ये बिल्कुल सही है कि FSSAI इसको जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, इसको लॉन्च कर रही है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि FSSAI क्या है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड कि FSSAI जो है वो कौन से कानून से रिलेटेड बनी है, वो सब आपको ध्यान होना चाहिए। नहीं पता है तो आप इंटरनेट पे जाइए, इसको चेक करिए, ठीक है। अब देखो, इसमें सेकंड ऑप्शन है कितना क्रिटिकल, कितना एलिमिनेट हम कर सकते हैं, कितना एक्सट्रीम है। इसमें बोला है कि भारत से ओबेसिटी जो है, मोटापा 2030 से गायब करना है। देखो, ऐसा टारगेट कौन रख सकता है कि भारत से मोटापा हम गायब कर देंगे? हो ही नहीं सकता है। लोग कितना खाते हैं, कोई समोसा खाता है, कोई चाउमीन खाता है, बर्गर, पिज्जा, लोग बैठे रहते हैं। तो ये तो कल्पना ही मत करो कि ओबेसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ईट राइट चैलेंज मतलब कि ट्रांस फैट वाले चीजें मत खाओ, घी का ज्यादा यूज नहीं करो, समोसा वगैरह का यूज नहीं करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, ये चीज ठीक हो गई है, ठीक है। और जहां तक मोटापे का टारगेट है तो मोटापे वाली कोई बात नहीं है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप अपने आप जो है वो कुछ करोगे मेहनत तो पतले हो जाओगे। मेरे एक जानकार हैं, वो काफ़ी मोटे थे, बट जैसे ही उनका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने इतनी खुशी हुई कि नेक्स्ट डे उन्होंने सोचा कि चलो अब वेट कम करता हूँ। हालांकि ये बात अलग है, उन्होंने तभी जिम ज्वाइन कर ली, बट कुछ दिन बाद 10-15 दिन बाद उन्होंने जिम जाना बंद कर दिया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। FSSAI ने इसको लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FSSAI ने इसको लॉन्च किया है। ईट राइट फूड चैलेंज है कि अच्छा खाइए, हेल्दी फूड सब खाइए। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में एक आदिवासी, एक जनजाति समुदाय के बारे में दिया है, बोंडा के बारे में दिया है। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बोंडा दिया हुआ है, इट इज नॉट बोडो। तो बोडो जो है वो असम के अंदर है, यहाँ पे दिया है मैं बोंडा। पहला बोला है कि दे आर द इनहेबिटेंट ऑफ द नीलगिरी हिल्स, मतलब ये बोंडा जनजाति के लोग जो है वो नीलगिरी हिल्स के अंदर रहते हैं। दूसरा बोला है कि दे बिलोंग टू द पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है।
क्योंकि ये नीलगिरी के अंदर नहीं रहते हैं, ये तो उड़ीसा में रहते हैं बोंडा लोग तो, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। देखो बोंडा की जगह अगर टोडा होता ना तो टोडा बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि टोडा जो है वो साउथ इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। ये जो जनजाति है, जो ट्राइबल्स हैं, वो साउथ इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल हमारा इनकरेक्ट है। दे फाउंड इन द मलकानगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके अंदर पाए जाते हैं उड़ीसा में। और बोंडा जो है वो एक टाइप से पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप है। देखो अब ये पीवीटीजी क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत में कितने पीवीटीजी हैं? 2018 के अंदर शायद 2019 के अंदर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, उसमें 3-4 जो है वो ऑप्शंस दिए हुए थे। उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप्स कितने हैं, ठीक है। अगर आपको वो पता होता ना कि उनका नंबर क्या है, पीवीटीजीज का नंबर क्या है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को, जो लोग आप में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे उनको इस क्वेश्चन का आइडिया होगा कि वो क्वेश्चन क्या था। तो उसमें था कि अगर पीवीटीज वाला अगर आप अपना आंसर जो है वो एलिमिनेट कर देते तो हमारा ऑप्शन जो है वो निकल के आ जाता करेक्ट। और अपना ये टेलीग्राम चैनल है ओनली आईएएस नथिंग एल्स। आप यूपीएससी पीसीएस के लिए खुद भी जुड़िए, आपके जो साथी हैं, भाई बंधु हैं, उनको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड मटेरियल स्ट्रेटेजी गाइडेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अभी देखो प्रीलिम्स आने वाली है, तो आप फटाफट जो है जितनी भी स्कीम्स है ना, उन स्कीम्स को सब आप जो है वो रिवाइज कर रहे होंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आता होगा। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, पहला स्टेटमेंट दिया है कि 2018 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC ने इसको लॉन्च किया। सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि इस स्कीम का जो एम है वो एम है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जॉबलेस हो गए हैं, जिनकी नौकरी छूट गई है, या किसी कोई उन्हें जॉब वगैरह चेंज करनी है तो बेरोजगारी आ गई है, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो होना दे सकते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इस स्कीम को 2018 के अंदर ESIC ने लॉन्च किया था। दूसरा ये बिल्कुल बात सही है कि जिन लोगों की नौकरी वगैरह छूट गई है या अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, उन सबको जो है कुछ फाइनेंशियल जो है वो हेल्प की जाएगी। अभी 2019 में जो कोविड-19 जो हमारे पास आया है, कोविड-19 के कारण ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जॉब्स चली गई। कोई प्राइवेट नौकरी में करते थे, मान लीजिए 2-4 साल से वो नौकरी कर रहे थे, बट सडनली दे हैव टू लूज देयर जॉब्स। सो इन दैट केस दिस अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना मे बी हेल्पफुल फॉर दोज पर्सन्स, बट देर आर सर्टन कंडीशन एंड देर आर सर्टन लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद दिस स्कीम। सो अब ऐसा नहीं होगा कि कोई बेरोजगार है वो भी बोले कि भाई मैंने तो बीमित कल्याण व्यक्ति योजना में मतलब एनरोलमेंट करा लिया, मुझे फायदा दो। इसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। ESIC ने इसको चालू किया था, और जिन लोगों की नौकरी वगैरह चली गई है किसी कारण से, उन लोगों के लिए इसमें मदद हो जाएगी। और ESIC क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो ESIC जो है वो एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अभी आप में से कुछ लोग जो है वो EPFO का एग्जाम भी देने वाले होंगे, उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस रिलेटेड ये जो है मतलब सोशल, ये भी एक सोशल सेक्टर में ही आता है, ठीक है, हमारी जो सोशल सिक्योरिटी में आता है। तो ESIC जो एक स्टैच्यूटरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आती है। ESIC एक्ट 1948 के अंदर इसको बनाया गया है। लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज आप तैयारी अपनी कर चुके हैं, फुल फ्लेजेड आप तैयारी कर रहे होंगे, बट अब वक्त है उस तैयारी को इम्प्लीमेंट करने का। तो इम्प्लीमेंटेशन इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है। तो वैसा आपको रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको ये हेल्प करेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको dpp.onlyis.in पे जाना है, वहाँ पे जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है गाउफेन 905 सैटेलाइट के बारे में दिया है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो कई बार आ जाता है, यूपीएससी भी पूछ लेती है कि ये किसने किया है। तो देखो गाउफेन 905 ये सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? नासा, चाइना, फ्रांस, रशिया, ठीक है। अब ये नाम कुछ ऐसा है कि मतलब देखो जब भी कभी नासा कभी लॉन्च करती है ना, तो नासा कभी इस तरीके का नाम लॉन्च नहीं करती है जिसका मतलब कोई मीनिंग ना निकले। नासा जो है लगभग मतलब इस तरीके का नाम रखती है जो हमेशा ही जिसका कोई महत्व हो, जिसका कोई इम्पोर्टेंस हो, इस तरीके से रखती है, ठीक है। बाद में बचा फ्रांस हो गया, रशिया हो गया। तो फ्रांस आजकल कम ही सैटेलाइट लॉन्च करता है। रशिया के बारे में पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है रशिया ने किया हो या चाइना ने किया हो, बट इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो चाइना ही होगा, ठीक है। चाइना ने रिसेंटली ये सैटेलाइट एक लॉन्च किया है, गाउफेन 905 के नाम से है, ठीक है, यहाँ पे दिया है। और लॉन्ग मार्क 2D जो उनकी कैरियर रॉकेट है उसके थ्रू इनको लॉन्च किया है। अभी
चाइना का एक और प्रोग्राम जो है वो न्यूज़ में चल रहा है, वो है टियांगोंग, शायद उसका नाम है टियांगोंग। ठीक है, चाइना वो भी चाहता है कि उसको भी हम लॉन्च कर ले। आज अपन ने जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि एफडीआई और एफपीआई के बारे में बताना है। तो एक भाई साहब हैं एनबी इंडियन, इन्होंने बहुत ही अच्छा, मतलब कितना शानदार आंसर दिया है एफडीआई एफपीआई के बारे में, क्या बोले, मतलब ये तो बहुत ही इन्होंने मौज ही कर दी, इस तरीके से बोल सकते हैं। एफडीआई एफपीआई के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, आप ज़रूर से इसको पढ़िए, आपके सारे डाउट्स जो हैं और आपको मतलब इजी लैंग्वेज में यू विल गेट टू नो अबाउट दी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी एफडीआई एंड एफपीआई। ओके, आज आपको ये बताना है कि ये ट्रांस फैट्स क्या होते हैं। देखो ये क्वेश्चन इसलिए रिलेटेड है क्योंकि हमने देखा था ना कि ईट राइट चैलेंज है, तो ईट राइट चैलेंज में है कि आप समोसा मत खाना, ज़्यादा मत खाना, बर्गर नहीं खाने का, पिज़्ज़ा वगैरह, या मतलब सॉरी पिज़्ज़ा तो नहीं, बाकी जो अदर चीज़ें हैं जिनमें फैट्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको ये बताना है कि ट्रांस फैट्स क्या चीज़ होती हैं। आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप वो भी बताइएगा। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।